पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का, आदरणीय साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय था वो कई साथी पत्रकारों के फ़ोन आ रहे थे मेरे पास बार, तो मैंने ये उचित समझा कि क्यों नहीं सभी साथियों को बुला के और पत्रकार वार्ता करके जानकारी दे दी जाए। तो आज का जो विषय है वो ये था कि हमारे बादली विधानसभा से विधायक महोदय ने जो चुनाव आयोग को फर्जी जानकारी और फर्जी जो टाइटल भिन्न भिन्न प्रकार के लगाते थे और डॉक्टर बने घूमते थे, तो उसका मैंने पहले भी पत्रकार वार्ता में विद डॉक्यूमेंट्री सबूत के आधार पर कॉपियां भी दी थी कुछ पत्रकार साथियों को। उसमें यूट्यूब और चैनल वाले साथी भी थे और अखबार वाले साथी भी थे, तो उनको मैंने कॉपी दी थी बाकायदा और जानकारी दी थी। तो उन्होंने सफाई दी कि नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने चुनाव आयोग को जानकारी दी है वो 100% सत्य है, सत्य जानकारी दी है। तो मैंने वकीलों से सलाह की कि जी क्यों नहीं इस तरह की जो झूठ बोल कर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और चुनाव आयोग के साथ भी धोखाधड़ी करते हैं, गलत जानकारी देते हैं। तो मेरे को वकीलों ने बोला कि आप थोड़े दिन रुको ताकि आपके मैसेज ये ना जाए कि भी एक चुने हुए प्रतिनिधि को काम करने का कोई अवसर ना मिला। अब एक पत्रकार साथी मेरे को कह रहा था कल कि तारीख पर तारीख नहीं, बल्कि कुछ जनप्रतिनिधि जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके हितों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं और झूठ का सहारा लेकर, झूठ की बैसाखी बनाकर झूठ पर झूठ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से आज ये भी जरूर पूछना चाहूँगा कि जब यहाँ आए तो जनता की, भोली भाली जनता की, सम्मानित मतदाता की आंखों में धूल झोंकने के प्रयास किए और डॉक्टर लगाते थे। तो क्या के डॉक्टर थे? पशुओं के, जीव जंतुओं के, आदमिया के, आरएमपी, एमबीबीएस, बीएमएस, एमडी, कौन से डॉक्टर है? आप भी पत्रकार साथी, आपको तो स्वतंत्र अधिकार है, अब तक पूछ लेना चाहिए था, आगे पूछ लेना कि जी आपकी डिग्री कहाँ है, दिखाएंगे आप। फिर जब चुनाव में इंडिपेंडेंट के रूप में साथी फार्म भरते हैं, जब इंडिपेंडेंट के रूप में साथी फार्म भरते हैं तो 12वीं पास थे और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी का टिकट प्राप्त हुआ तो माननीय विधायक महोदय ने 10वीं पास की सनद लगाई। तो 12वीं पास और 10वीं पास एक ही सन में, एक ही डेट में, एक ही दिन में 3 क्लास पास करके जनाब 10वीं भी पास कर ली, 11वीं भी पास कर ली और 12वीं भी पास कर ली। वही डेट शपथ पत्र में जो तहसीलदार से अटेस्टेड है, जो उन्होंने दिया, उसके अंदर वही डेट मेंशन 12वीं पास करने की है, वही डेट 10वीं पास करने की है। और जनाब मैं जब आगे बढ़ने की बजाय जनाब पीछे आ गए, पहले 12वीं पास थे फिर 10वीं पास रह गए। जनाब पहले जब यहाँ आए तो डॉक्टर थे, फिर वो टाइटल भी बदल दिया, गोत लगा दिया। सर वो निजी बातें हैं, कुछ भी लगाओ, लेकिन डॉक्टर कौन से थे ये पता करना चाहिए। इस तरह के जो लोग आते हैं जनता को गुमराह करके और जनता के साथ विश्वासघात करने का काम करते हैं, जनता के हितों पर कुठारघात करने का काम करते हैं, तो अगर हम जनता को अवगत नहीं करेंगे तो इस तरह के लोग और पनपेंगे और विधानसभा के हितों की अनदेखी होगी, झूठ के सारे कब तक सफर होगा। तो बादली विधानसभा की हर तरह से सुरक्षा करना, ऐसे लोगों से सावधान करना, सच्चाई से जानकारी देना, लोगों को अवगत करना हम अपना धर्म और दायित्व और फर्ज समझते हैं। और आज सब साथियों को यह भी बताना चाहूंगा कि पैनल में लगा है डबल जज, जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ और जस्टिस राजमोहन, और चुनाव आयोग को डेट दी गई है 2/11/2023 की। तो अब 2 हफ्ते का समय दिया गया है और जो कार्रवाई जो आगे होने जा रही है, तो मेरी तो मांग ये है कि इस तरह के लोग दोबारा
झूठ बोलकर वोट हथियाने का, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का, युवाओं को पथ भ्रमित करने का, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का और बादली विधानसभा के हितों से खिलवाड़ करने का अवसर किसी और को ना मिले। सच्चाई से बादली विधानसभा की और हरियाणा प्रदेश की जनता अवगत हो और इसको कम से कम सदस्यता रद्द करते हुए 420 का मुकदमा तय है, कानूनी पहलू है ये, और 6 साल के लिए डिग्रेड किया जाए, चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए। ये अपील किसने लगाई थी और कब लगाई थी? ये अपील मैंने लगाई है और 2 महीने पहले लगाई थी हाई कोर्ट में, और उसमें पहले उन्होंने विधानसभा को नोटिस दिया। विधानसभा का जो जवाब आया, एडवोकेट साहब ने जो मेरे को बताया कि उन्होंने कहा कि जी पेपर जो भरा जाता है फॉर्म, और जो टिकट लेकर आओ या इंडिपेंडेंट भरो, वो चुनाव कमीशन का काम है। हम तो शपथ दिलाने के बाद या कोई त्रुटि करेगा तो उस पर एक्शन विधानसभा लेगी। तो उन्होंने उनका जवाब आने के बाद में फिर चुनाव आयोग को लेटर लिखा, नोटिस दिया वकील ने, एडवोकेट ने अपने लेवल पर, उसका कोई जवाब ना आने पर रिट फाइल कर दी गई जो डबल बेंच में लगी है, जिनके जस्टिस के नाम मैं आपको बता चुका हूं। और अब इसमें 2 हफ्ते की डेट मिली है और 2-3 महीने पहले ये केस फाइल हुआ था। कौन से सन की बात है जब उन्होंने 10वीं और 12वीं की शपथ लगाई? 10वीं 2014 में, 12वीं जब इंडिपेंडेंट फार्म भरा था तो जनाब ने 12वीं पास लिखा था शपथ पत्र में। उसकी कॉपी भी मैं मीडिया को दे सके, और किसी और भाई को जरूरत पड़े, आवश्यकता महसूस करो तो उसकी कॉपी भी आपको मुहैया करा दी जाएगी। और फिर जनाब ने 2019 में जब कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला और फार्म भरा तो वो 10वीं पास रह गए और डॉक्टर टाइटल भी हट गया था। 10वीं की उन्होंने 2019 में जी, 12वीं नहीं, 10वीं की दी इन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट लेकर फार्म भरा तो, और 12वीं की दी 2014 में। पास कब किया था जो आप बता रहे हो? वो तो वो बतावा कर भी रहा है ना कर रहा है। मेरे को तो इतनी जानकारी थी भाई 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था और 10वीं फेल है। अब वो दे भी दिया हो तो उसकी तो बोर्ड भी तलब किया जाएगा वहाँ, और चुनाव आयोग से ये पूछा जाएगा कि इस तरह का गच्चा देने में ये आदमी कैसे कामयाब हो गया, आपको क्यों नहीं आपने इसके पेपरों की सिस्टम के पूरे अडॉप्ट करते हुए जांच की। और ये चुनाव आयोग को नोटिस मिलेगा कि आपने बहुत बड़ी लापरवाही की है और एक आदमी झूठ बोलकर विधानसभा में पहुंचने में कामयाब हो गया। तो इस तरह की जो जानकारी जो दी जाती है, 3-4 केस मैं आपको बताऊंगा भी। जिस तरह तोमर साहब थे एमएलए आप पार्टी के, उन्होंने फर्जी डिग्री दी थी उत्तर प्रदेश से वकील की, जब उसकी जांच हुई तो वो डिग्री फर्जी पाई गई, फिर उसको सजा हुई। जब चुनाव हुआ तो वो जेल में था, 420 का मुकदमा हुआ। जब वो जेल में था तो चुनाव डिक्लेयर हो चुका था, तो आप पार्टी ने फिर उसकी धर्मपत्नी को टिकट दे दिया। तो आप पार्टी के पूरे जो कार्यकारिणी थी और जो टिकटर थे, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने विरोध कर दिया और आप पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को विरोध का सामना करना पड़ा और उसकी धर्मपत्नी से 2 दिन बाद टिकट वापस लेकर आप पार्टी ने किसी कार्यकर्ता को देना पड़ा। गुजरात का फिलहाल जो एजुकेशन मंत्री और लॉ मिनिस्टर था गुजरात भाजपा सरकार का, उसने चुनाव आयोग को एजुकेशन की गलत जानकारी दी थी, कुछ गलत तथ्य दिए थे। उसकी अब तो जमानत हो चुकी, लेकिन उसकी सदस्यता रद्द भी कर दी और 6 साल के लिए उसको डिग्रेड करते हुए अयोग्य घोषित कर दिया। चुनाव नहीं लड़ सकते आप 6 साल के लिए। आप अकेले हैं इस अपील में या आपके साथ कोई भाजपा और जेजेपी का नेता है? नहीं, मेरे साथ किसी पार्टी का नेता नहीं है, बल्कि जनता जनार्दन है मेरे साथ। 36 बिरादरी का आशीर्वाद है। बात हुई हो? किसी से बात नहीं हुई मेरी। जेजेपी ने उठाया था? जेजेपी ने उठाया था मौखिक रूप से, मेरे भाई हैं वो, तो अभी तो उन्होंने उठाया था। नरेश जी अजय मामला पैनल में है, गुड़िया जी। उसके बाद मामला थम गया था क्या? नहीं, उसके बाद तो ये था ना कि मैं अपने हिसाब से चल रहा था। मैंने कुछ अपने कार्यकर्ता साथियों से, मैं पार्टी कांग्रेस में भी रहा हूँ, वो भी मेरे संपर्क में है। अब वो व्यक्तिगत ये कि संकल्प ले रहे हैं कि अभी हम विधानसभा में तो आपकी मदद करेंगे, और कांग्रेस से जुड़े हुए आप भी जुड़े हुए थे, कहीं भी जाओ वहाँ। लेकिन उन्होंने मेरे को पूरा सरपा हाथ धर कबल के विश्वास दे रखा है कि हम रहेंगे विधानसभा में आपके साथ।
और लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी से पुराने जुड़े हुए पदाधिकारी भी हैं। विधानसभा में आपका दिल खोल के खुला साथ देंगे। तो ये इतनी लंबी पुरानी बात है, इतना लंबा समय क्यों लग गया? लंबा समय इसलिए लग गया कि माननीय विधायक महोदय को अवसर देना था कि कुछ करके दिखाएंगे, या सिर्फ जनता को बरगलाते ही रहेंगे, जनता को गुमराही करते रहेंगे। तो इसलिए ये समय दिया उनको, और खोदा पहाड़ निकली चूया, और चूया भी मरी हुई, कुछ करने में सक्षम हुए नहीं, झूठ का सहारा लेकर और आगे सफर करते रहे। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम होंगे, क्या मानते हैं? नहीं, हुड्डा साहब ने तो ये भी कहा था, कई पत्रकार मेरे से कहे जी आप हुड्डा पे घाटा जोड़ दो हो और इशू कोई हो है, लेकिन मेरे पत्रकार साथिया का भी घेर घोट के उड़ ले बिना जी ना लगता। अब मेरे भाई हो आप, आपने पूछा तो मैं जरूर बताऊंगा। हुड्डा साहब ने तो 2000 में कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आया था, और मेरे गाँव में हायर सेकेंडरी स्कूल था बादली, उसके अंदर जनसभा होती, और पूरी बादली विधानसभा की सम्मानित जनता, सम्मानित मतदाता वहाँ उपस्थित थे। और हुड्डा साहब का हेलीकॉप्टर उतरा था कॉलेज के अंदर, और कॉलेज से लेकर गए थे बाई रोड बादली कॉलेज में बाईपास पे। तो वहां जाते ही के साथ अपने संबोधन में हुड्डा साहब ने ये कहा था कि बादली विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं, तुम ये मत सोचना कि हम नरेश प्रधान को एमएलए बना रहे हैं। मैं आपको ये वचन देता हूं और ये वादा करता हूं कि आपके गांव का मंत्री है, और मैं जब मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा और नरेश प्रधान एमएलए बन के जाएगा तो इसको कैबिनेट का मंत्री बना के अपने साथ शपथ दिलाऊंगा। और आप ये कभी मत सोचना कि सिर्फ आपका एमएलए बनाने जा रहे हम मंत्री की वोट डालने जा रहे हैं, ये समझ के देना। आपको मंत्री के बदले में बादली विधानसभा को मैं मंत्री दूंगा। और उन्होंने तो पिछली बार भी ये बोला था कि 4 डिप्टी सीएम बनाऊंगा मैं। तो ये ना नो मन तेल हो और ना राधा नाच है। तो ये तो भाई साहब वादे हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये सब बातें हैं, ये चुनावी घोषणाएं हैं। आगे क्या होगा? और मैं आपको एक बात, जो सिस्टम की बात है, हर पार्टी जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधती जरूर है। कोई ज्यादा कर जाते हैं, कुछ बैलेंस बना के करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक ही जिले से, हरियाणा बहुत बड़ा है, हरियाणा में 23 जिले हैं, और हर जिले को सम्मान देना, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का किसी भी क्षेत्र का हो, उसको जनता के हित साधने पड़ेंगे, क्षेत्रवाद के भी, जिलों के भी हित साधने पड़ेंगे, और कम्युनिटी हित भी साधने पड़ेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक ही पार्लियामेंट क्षेत्र से डिप्टी सीएम और सीएम किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। पूरा हरियाणा देखना है। तो इस तरह के दमगज्जे मारना, जो सीट कमजोर है उन पर भिन्न भिन्न प्रकार की अनावश्यक घोषणाएं कर करके नेता उन सीटों को सुरक्षित करना चाहते हैं, उन कैंडिडेटों को कुछ राहत देना चाहते हैं। तो ये सब कस्मे वादे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। आगे बढ़ो आप। तो आने वाले समय में अगर कुलदीप वत्स जिस प्रकार से अगर दोषी करार दिए जाते हैं, तो जो 4 साल का समय जो है जनता का, उसका क्या जवाब होगा? जनता भी तो जवाब तलब करना चाहेगी। वो जवाब देंगे। क्या करके दिखाया कि तमोरी की टीवी लाई हो तो बताओ। 20 करोड़ रुपए एमएलए की ग्रांट, डिक्शनरी ग्रांट मिल रही थी, उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, उसका हिसाब ही नहीं है। कहाँ गए वो, ले आए तो वो कहाँ लगाए, और लगाए तो वो उसकी समरी जारी करनी चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि ये 20 करोड़ रुपए बन रहे थे एमएलए की गारंटी में कामयाब हुआ। अगर ले आने में कामयाब नहीं हुआ तो असफलता एमएलए की है, और कामयाब हुआ तो हिसाब ना दे रहा जब भी असफलता एमएलए की है। अब 25 करोड़ रुपए खट्टर साहब ने डिक्लेयर करे मैं हर विधानसभा क्षेत्र को दूंगा, लेकिन जो एस्टिमेट बनाएंगे और जो भी नीति होगी उसको अडॉप्ट करेंगे और उसके नॉर्म पूरे करेंगे, वो एमएलए लेने में कामयाब होगा। बहुत सारे एमपी होते हैं 30 से 40% एमएलए एमपी अपनी ग्रांटों का यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो उसका जवाब तो एमएलए और एमपी देंगे ना, जनप्रतिनिधि देंगे ना। किस तरह वो जनता के हितों से खिलवाड़ करते हैं, और बातें बनाने में तो चतुराई के साथ बनाते बहुत ज्यादा है बातें, लेकिन जो फील्ड में वर्क होना चाहिए, जो उनका ड्यूटी और दायित्व है, जो उन्होंने ग्रांटियां हर हाल में लेनी चाहिए और विकास कराना चाहिए, उस पर वो असफल हो जाते हैं हर मोर्चे पे। नरेश जी, अभी आपने बताया कि मामला कोर्ट में है, पैनल में है और उसकी तारीख भी दी गई है।
जी फैसला तो नहीं आया ना अभी? नहीं जी, फैसला तो कोर्ट के फैसले से पहले फिर आप किस तरीके से फिर आरोप लगा सकते हैं? कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था ना। मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ रिट डाली है मैंने, फैसला तो कोर्ट 2 देगा। महीने पहले रेट डाली है आपने, हाँ जी, तो 2 महीने बाद फिर आप बता रहे हैं। नहीं आज मेरे को मैसेज मिला कल अच्छा, वकील साहब ने कि आपकी रिट एडमिट होगी और 2/11/2023 मिली है। 2/11/2023। हाँ, और मुकदमा नंबर भी फोन पर मैं आपको सार्वजनिक कर चुका हूँ, दिखा दिया और दोबारा भी दे दूंगा, वो दिया है। तो जब मेरे को जानकारी मिली तो मैं अपने मीडिया वाले साथियों को जानकारी दूंगा ना भाई साहब। तो मेरे को कल ही जानकारी मिली है और शुक्रवार को ये कार्रवाई हुई थी, फिर 2-3 दिन की छुट्टी पड़ेगी पत्रकार महोदय। तो जैसे ही मेरे को मिली है तो मैंने आप सब सम्मानित साथियों के साथ इस बात को शेयर करना चाहा। तो आरोप तो जो उन्होंने दिए है वो तथ्यों के आधार पर डिसीजन तो कोर्ट लेगा, मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ मैंने ये मेरे को मिले सबूत और सर्टिफाइड कॉपी ली है बाकायदा, ऐसे तो केस डलता ही नहीं। जो दोनों कार्रवाई है उनकी, अगर मैं लेकर उसकी कोई फोटो कॉपी जाऊंगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने बाकायदा एसडीएम साहब जो चुनाव नियुक्त किया जाता है, चुनाव कमीशन फार्म भरे जाते हैं तो उनके तो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जो फिलहाल का जो एसडीएम है उसके पास चार्ज चला जाता है। तो एसडीएम साहब से बाकायदा मैंने पुष्टि कराकर सर्टिफाइड कॉपी ली है कि हाँ ये गलत जानकारी इन्होंने दे रखी है, और उसकी वहीं से सवाल लगा के फीस भर के और सर्टिफाइड कॉपी लेके फिर मैं न्यायालय गया हूँ। कोर्ट ने किस किस को सम्मन दिए? कोर्ट ने पहले विधानसभा को जानकारी हेतु दिया था, विधानसभा ने जवाब दिया कि हमारे पास जो एमएलए आते हैं और जो शपथ ग्रहण कर देते हैं तो यहाँ उसको सदस्यता ग्रहण हो जाती है, और उसके बाद में जो विधानसभा की कार्रवाई होती है उसकी हमारी जवाबदेही होती है। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय जो भी डिसीजन लेगा और जो आदेश होगा वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। नरेश शर्मा जी, जिस प्रकार से अगर बात की जाए, आप अपना रास्ता साफ मानते हैं आने वाले समय में, क्या ये राजनीतिक नहीं मानोगे? रास्ता कोई बर्फ थोड़ी है, ले लद्दाख में जा रहा हूँ और 4 फाड़ी भर का हटा दूंगा, रास्ता साफ करेगी। देखिए सुनिए, कभी भी जातिवाद नहीं करा, क्षेत्रवाद नहीं करा, भाई भतीजावाद नहीं करा, चोर बाजारी नहीं करी। सरपंच काल से लेकर 30 साल तक पद पर रखे हूँ, वो 36 बिरादरी के भाइयों के आशीर्वाद से, किसी विशेष जाति वर्ग के आशीर्वाद से नहीं। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ हर गांव के अंदर जाकर कि भी मैं 91 में सरपंच बना था और एमएलए तक होश का कोई भाई साहब, मैंने आपके पास गया था, मेरा काम नहीं बढ़ा। भगवान नहीं है भाई साहब, कुछ काम हो जाते हैं, प्रयास करें, कुछ रह भी जाते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ पूछ सकता हूँ कि किसी भी गांव में कोई भाई अगर ये कह दे कि आपके कार्यकाल में मेरा काम तो हो गया लेकिन मेरा 1 गिलास पानी की कंडीशन थी पीऊंगा, या 1 रुपए की कंडीशन थी, या 100 रुपए का डीजल डलवाने की थी, तो आजीवन राजनीति छोड़ के और उस आदमी की सेवा करूंगा। सर कोई पंचायत वगैरह होगी गुड़िया खाब में, कोई सम्मेलन वगैरह?